नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और दिन भर की हर खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। और शुरुआत पहली खबर के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, वो सैर सपाटा कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के हॉट टॉपिक आरक्षण कटौती के मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ कहा है कि प्रदेश सरकार नौटंकी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी में नए चेहरे को मौका देने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए इस बार चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। समय आने पर चेहरे पर फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन महामंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, संजय जोशी जी। हम उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई भारत को जोड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है क्या भारत? कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है इनकी जी, और सैर सपाटा कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश पहुंची है यात्रा, साउथ से होते हुए यहाँ पहुंची है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? वही कांग्रेस को जोड़ने का काम कर रही है वो। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, आरक्षण को लेकर अभी यहाँ पर माहौल बना हुआ है। विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि आरक्षण के मामले में सरकार की जो लापरवाही उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। इस पर क्या कहना है? नौटंकी कर रहे हैं। कुछ खुलकर बात किया जाए, दो तीन शब्दों के बजाय। अगर मान लो अगर कमेंट्स करना चाहें भूपेश सरकार पे तो क्या आप कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का दौर चल रहा है, प्रभारी बदले गए, अध्यक्ष बदले गए, क्या लग रहा है ये परिवर्तन आगामी विधानसभा चुनाव तक भी नजर आएगा? नए चेहरे भी निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव जीतेंगी और जनता की आकांक्षाओं को खरी उतरेगी। तो पिछले बार नाराजगी थी कि वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं, क्या इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे? क्या लगता है? समय पर फैसले करेगी पार्टी। तो ये थे संजय जोशी जी और इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो आरक्षण के मामले को लेकर पूरी तरह से नौटंकी कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। वहीं उन्होंने इस आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बदले जाने पर कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायपुर के महालेखाकार कार्यालय में कार्यालय में ऑडिट वीक का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। राज्यपाल का कहना है कि महालेखाकार का काम गंभीरता और ईमानदारी से करने वाला है। उम्मीद है कि पूरी गंभीरता और ईमानदारी से इसका निर्वहन करेंगे। वहीं किसी को भी पेंशन में कोई दिक्कत न आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी वर्ग और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए केंद्र से जो पैसा आता है उसका पूरा उपयोग नहीं होता तो दुख होता है। महालेखाकार पूर्णचंद माझी ने कहा कि हर साल इस दिन ऑडिट दिवस मनाया जाता है। सभी अतिथिगण आज सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उन सारी चीजों की समीक्षा करना, महालेखा एक ऑडिट के रूप में यही सभी समीक्षा करके और अपनी रिपोर्ट CAG को देते हैं और उसके बाद लोकसभा में पटल पर रखते हैं, जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा में, और उस पर चर्चा होती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आरक्षण के संशोधन विधेयक को वह तत्काल मंजूरी देंगी। रायपुर के महालेखाकार कार्यालय में एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और बाकी वर्गों के हितों के लिए मैंने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उम्मीद है कि विशेष सत्र में सरकार आदिवासियों के हित में ही फैसला लेगी। सबका जो जाति आधार पर सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे SC कम्युनिटी के हो, चाहे ST। जो प्रदेश के आंकड़े हैं, जो भी जनसंख्या के आधार पर जो आयोग गठन किया गया था, जो रिपोर्ट उनके सामने आई होगी, उसके आधार पर अगर निर्धारण अगर होता है तो उसका समाधान होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको अपना हक अधिकार मिले। मानव प्रतापपुर उपचुनाव में सभी प्रत्याशी जोरों से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। वहीं दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे हैं। कोटतरा गांव में भाजपा के चुनाव प्रचार में पहुंचे पूर्व CM रमन सिंह और कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने ग्रामीणों से मिलकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। वहीं रमन सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज का भाजपा को आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी पर अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने का उन्होंने आरोप भी लगाया। आदिवासी समाज का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है, जिसकी वजह से हम जीतते रहे।
ए टीम और बी टीम का नहीं, आदिवासी समाज तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस अब जैसे जैसे चुनाव हारते हुए देख रहे हैं, रोज नए हथकंडे अपनाएंगे, किसी कार्यकर्ता को पैसा प्रलोभन दे रहे हैं। इधर कांकेर में आज अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवार के अपहरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया। एपीआई के नेताओं ने कांग्रेस के अंतर्गत विधायक अनूप नाग और कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन पर आरोप लगाया है कि डरा धमकाकर शिवलाल पूरो को अपने साथ कर लिया है। एपीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवलाल पूरो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक वजहों से अपना नाम वापस उन्होंने लिया है, अपहरण नहीं किया गया है, वो नारायणपुर में है। वहीं अंतर्गत विधायक अनूप नाग ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रतापपुर उपचुनाव में हमारे अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पूरो हमारे पार्टी से प्रत्याशी था। अंतर्गत विधायक अनूप नाग जी, गिरीश देवांगन जी और फिर हेमंत ध्रुव के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके संबंध में और उसको जो है डरा धमका करके अपने फेवर में कर लिए, उसको मना लिए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अंबेडकर राइट पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया था और मैं अपने स्वेच्छा से अपने प्रत्याशी पद से मैं वो कर रहा हूँ और मैं अपने निजी काम से नारायणपुर आया हूँ और मैं ऐसा कोई जोर जबरदस्ती दबाव कोई पूर्ण नहीं है। उसको बरगला कर प्रलोभन देकर पार्टी ज्वाइन कराने की जो बात उनके संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा हम पर लगाया गया है वो बिल्कुल असंत, मनगढ़ंत, बेबुनियाद है। ग्वालियर नगर निगम की एमआईसी ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें 2021 से पहले के नलों के बिलों को माफ करने का फैसला लिया गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर ग्वालियर नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाली 12 लाख की आबादी को होगा। आपको बता दें कि इस फैसले से लगभग 130 करोड़ रुपए के जल के बिल को माफ किया जाएगा। दरअसल एमआईसी की बैठक आज ग्वालियर में महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता में 6 बिंदुओं को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन पानी के बिलों का बिंदु इस एजेंडे में था ही नहीं। महापौर शोभा सिकरवार ने ऐन वक्त पर इसे एमआईसी में लाकर हरी झंडी दे दी। जल कर को लेकर आज बहुत बड़ी राहत दी है हमने लोगों को, क्योंकि 2021 से पहले के जो भी जल कर थे वो माफ कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल से वैसे भी लोग बहुत परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे पानी का, और एमआईसी में आज पास करके परिषद के लिए भेज दिया गया है। एमआईसी ने अपने लेवल से एक स्वयं एक पॉइंट दिया है कि उन्होंने एक घोषणा की थी जिसमें पानी के बिल को लेकर 2021 से पूर्व के जो बकाए हैं उसकी माफी करने के लिए उनको बोला है कि उसको परिषद में रखा जाए। ग्वालियर में नया शहर बसाने की योजना बीते 29 सालों से सरकारी फाइलों में ही कैद है, जिसकी जिम्मेदारी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। लेकिन साडा की हालत ऐसी है कि वो खुद अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है और अब केंद्र सरकार की ग्रीनफील्ड योजना को भी साडा में शामिल किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि पहले खराब आर्थिक हालत झेल रहा साडा नए कर्मचारियों का बोझ आखिर कैसे वहन करेगा। एक रिपोर्ट। दिल्ली के पास बसे नोएडा की तर्ज पर साल 1992 में एमपी सरकार ने ग्वालियर की बढ़ती आबादी को देखते हुए एक नया शहर बसाने की योजना बनाई थी। नतीजा ये हुआ था कि 29 सालों से लोगों को लुभाने में लगे एसएडीए साडा यानी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर बसाहट नहीं कर पाए। अब साडा में ग्रीनफील्ड सिटी का नया प्रस्ताव आया है। साडा में चूंकि अब बहुत तेजी से काम करने का प्लान चल रहा है, जिसमें साडा में एनएचए के द्वारा बाईपास ही बनाने जाना है, प्लस एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहा है जिसका हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पूरी कंट्री में 8 सिटीज़ को चुना जाना है, जिसमें ग्वालियर भी एकदम प्रयास कर रहा है। यदि होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी के लिए 8065 वर्ग किलोमीटर भूमि नोटिफाइड की जा चुकी है। इसमें से 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन, पार्क शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आवासीय क्षेत्र के साथ आईटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क भी है। इसीलिए केंद्र सरकार की ग्रीनफील्ड योजना में शामिल करने के लिए ये काफी उपयुक्त है। लेकिन साडा की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो अपने ही कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान नहीं कर पा रही। कोई भी निर्णय करे तो पहले पूरी बात सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इसका आगे स्थिति क्या निकलेगी।
अगर जिन विभागों को दिल्ली से यहाँ भेजा था चर्चा कर लेते, निर्णय पहले कर लेते। 600 करोड़ दे दिए, सड़कें बन गई, बिजली के तार लग गए, अब कोई आए नहीं। ग्रीनफील्ड सिटी ग्वालियर को मिली है। मध्य प्रदेश सरकार पूरा प्रयास करेगी कि ग्वालियर को एक जो फैलाव और व्यवस्थित आगे बढ़ाने के लिए जो एक अवसर प्राप्त हुआ है उसको बहुत अच्छे से काम करके जनता के लिए दिया जाए, ताकि ग्वालियर विकास के नए सोपानों पर चढ़ सके। अगले 25 साल में शहर की आबादी करीब 27 लाख के आसपास होगी। इसे ध्यान में रखते हुए साल 2051 तक के विकास की कार्य योजना तैयार की जा रही है। शहर पर बढ़ी हुई आबादी का अधिक दबाव न पड़े, इसके लिए तिघरा के पास एक नया शहर बसाने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि जो विभाग पहले से कंगाल है और 600 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका है, क्या वो ग्रीन फील्ड सिटी के लिए काम कर पाएगा? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। भोपाल के स्मार्ट सिटी एरिया स्थित एक मंदिर का पक्का हिस्सा तोड़े जाने पर आज जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने स्मार्ट सिटी के अफसरों की इस कार्रवाई का विरोध जताया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और हिस्सा तोड़े जाने की वजह पूछी, जिसके बाद अफसरों का यहाँ कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा जमकर अधिकारियों की मौके पर ही फटकार भी उन्होंने लगाई। स्थानीय लोगों के साथ ही अधिकारियों की जमकर बहस भी हो गई। वहीं वार्ड पार्षद ने कार्रवाई किए जाने की सूचना न देने पर नाराजगी जताई है। इधर मामला टीटी नगर इलाके का है, जहां पर पाल समाज के मंदिर की बाउंड्री वॉल और पक्के हिस्से को स्मार्ट सिटी के अफसरों ने तोड़ दिया। जमकर हुए हंगामे के बाद अफसरों को अपनी टीम वापस लेनी पड़ी। आप मंदिरों पे कार्रवाई करने आते हैं तो ना तो वहाँ के अध्यक्ष को पूछते हैं, ना वहाँ के जनप्रतिनिधि को पूछते हैं, और सीधे टीम आकर के यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ने में लग जाती है। यहाँ कौन सा अतिक्रमण था? 25-30 साल पुराना है ये मंदिर है यहाँ पे गोवर्धन भगवान का, और आकर के उन्होंने जो यहाँ पे कार्रवाई की है, आज पाल समाज के लोगों के साथ में मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगी, ज्ञापन दूंगी। जिस अधिकारी ने इस तरह का कार्रवाई करी है उस पर आप तुरंत कार्रवाई करें, उसको यहाँ से हटाएं, और जो यहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस व्यक्ति से की जाए। अच्छा, इनने कोई नोटिस नहीं दिया, ना इनने कुछ कहा, न सुना, और किसी को सूचना भी देने ने कोई लेटर दिया हम संघ के द्वारा भेजते वो, और उसमें इतना लोग परेशान वो आए नहीं जब तक किसी को दोनों उनने तोड़ दिया था। और इसका हर्जाना कौन देगा? अभी कितना मतलब नुकसान हुआ हमारी देवी जी बैठती। भ्रष्टाचार और बिगड़े शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी तादाद में छात्र एकजुट हुए और जबलपुर में स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया, जिसके बाद यहां सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करके छात्रों ने अपना विरोध जताया। ये विरोध प्रदर्शन एमपी स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में हुआ, जिसमें हनुमान जी की फोटो लेकर पहुंचे छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस वक्त यूनिवर्सिटी में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर विरोध जताया जा रहा था, उस वक्त भीतर कार्य परिषद की बैठक जारी थी। बैठक से बाहर आए कुलपति डॉक्टर अशोक खंडेलवाल का कहना है कि कार्य परिषद में छात्रों की मांगों को रखकर जरूरी फैसले लिए जाएंगे। हम लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करा है। कलयुग में कहा जाता है कि संकट हरने का काम हनुमान जी करते हैं, तो छात्रों ने हनुमान जी को याद करा है और उनसे निवेदन करा है कि ऐसे अधिकारियों को सद्बुद्धि दें जिनको जिस चीज़ के लिए बैठा गया, छात्रों के लिए विश्वविद्यालय है, छात्रों के लिए उनको पदस्थ कराया गया, तो छात्रों के हित में काम करें, ना ही छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर करें। स्टूडेंट के लिए निर्णय हो रहा है कार्य परिषद में, मान्यता और संबद्धता से संबंधित, और उसमें बच्चों के हित में निर्णय लिया जाएगा। राजधानी भोपाल के देहात के बैरसिया थाने में फिर पासपोर्ट से जुड़ा एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, और इसलिए देशभक्ति जनसेवा का ध्येय वाक्य लेकर चलने वाली प्रदेश पुलिस के लिए कहा जा सकता है कि सिर्फ बोली लगाकर देखिए, भोपाल पुलिस बिकती है, खरीदोगे क्या? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अपराधी के पासपोर्ट बनने का ये किस्सा राजधानी भोपाल के देहात बैरसिया थाने से शुरू होता है। दर्जनों बार जेल यात्रा कर चुके बैरसिया थाना क्षेत्र के एक चर्चित अपराधी का फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट बन गया। जिस अपराधी पर पुलिस इतनी मेहरबान है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता है। नाम है मोहम्मद इजहार खान। बदमाश मोहम्मद इजहार के खेल के जाल में बैरसिया थाने के इंस्पेक्टर गिरीश त्रिपाठी टीआई के साथ खुफिया विभाग की डीएसपी शाखा यानी कि स्पेशल ब्रांच के पुलिस अफसर फंस गए। अपराधी मोहम्मद इजहार खान का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और उसके अपराधों पर क्लीन चिट देते हुए देश से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में आई है
और मैं इसको दिखवा लेती हूँ कि क्या कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुई है, और उसके आधार पर गुणदोष के आधार पर हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। पासपोर्ट के संबंध में नियम ये है कि जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति निवास कर रहा है उस पिछले विगत 1 वर्ष से जहाँ निवास कर रहा है उस थाना क्षेत्र को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो पुलिस को वेरिफिकेशन करके उसके संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। दरअसल बदमाश इजहार का जब पासपोर्ट बना तो उसके अपराधों की तहरीर सामने आ गई, जिन अपराधों को पुलिस वेरिफिकेशन में छिपाया गया। इस समय मोहम्मद इजहार पर बिजली चोरी और क्राइम ब्रांच में दर्ज अवैध हथियारों की तस्करी का मामला चल रहा है। बिजली चोरी के मामले में 2 साल की सजा और 35 लाख रुपए जुर्माना हो चुका है, जिसमें हाईकोर्ट से जमानत पर है। उसके बावजूद टीआई गिरीश त्रिपाठी ने बदमाश मोहम्मद इजहार को क्लीन चिट दे दिया। मतलब मोहम्मद इजहार देश छोड़कर भाग जाए तो उसे बरी ही मानिए। इसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट हमारे कार्यालय से गया है वो किया गया है। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है हमारे कार्यालय की या थाना की तो निश्चित ही उसमें कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकेगी जिन्होंने ऐसी गलत जानकारी दी है। पुलिस को विधिवत रूप से है ना इसका वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने वेरिफिकेशन किया था तो उसको है ना पासपोर्ट अधिकारी को उन दोनों प्रकरणों के लंबित प्रकरणों की जानकारी भी पुलिस को देना चाहिए थी। ये वही राजधानी भोपाल है जहां शहर के बीचों बीच बसे कोहे फीजा थाने से साल 2006 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का फेक पासपोर्ट बन गया। दूसरा मामला टीटी नगर थाने में साल 2018 में सामने आया, जहां एक लालू उर्फ करण नाम के निगरानी बदमाश का पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट बन गया। बदमाश लालू उर्फ करण का पुलिस वेरिफिकेशन करने वाले टीआई आलोक श्रीवास्तव हैं, जो वर्तमान में अशोक गार्डन थाना प्रभारी हैं। हम खाकी के दामन पर दाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि पासपोर्ट के इस खेल में दाग लगाने वाला असली गुनहगार कौन है, लेकिन आम आदमी की जन्म कुंडली मांगने वाली पुलिस अपराधियों पर इतनी मेहरबान कैसे हो जाती है, यही एक बड़ा सवाल है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। मंडला जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर पड़ाव वार्ड डिंडोरी नाका के पास रहने वाले संतोष बैगा जनजाति के 22 वर्षीय एक मजदूर को भर्ती कराया गया, लेकिन युवक का इलाज के दौरान निधन हो गया। निधन के बाद जब शव को घर तक छोड़ने की बारी आई तो अस्पताल प्रशासन युवक को शव वाहन भी उपलब्ध नहीं करा सका, लिहाजा परिजनों को युवक का शव रिक्शे में लेकर घर जाना पड़ा। घटना के बाद जब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो सिविल सर्जन कृपाराम साके ने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य प्रबंधन से वाहन की मांग की थी, लेकिन प्रबंधन ने वाहन उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया। इधर रायपुर में महिला के खाते से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए निकालने के मामले में ससुर पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पति राहुल गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता फरार चल रहे हैं। महिला के खाते से 1 करोड़ 22 लाख पार, पति और ससुर पर धोखाधड़ी का आरोप। आरोपी पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। FIR के बाद से फरार है पति और ससुर। ये सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला रायपुर के तेलीबांदा थाने में दर्ज है। दरअसल अंबिकापुर की रहने वाली राधिका गुप्ता का आरोप है कि उसके IDBI बैंक और जयस्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच से पति राहुल और एल्यूमिनियम कारोबारी ससुर पवन गुप्ता ने 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच फर्जी तरीके से उसके खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए अपने और दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया। महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बैंक और पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर रुपयों की निकासी बंद कराई, साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र दिया गया कि उसके अकाउंट से उसके बिना जानकारी के और द्वेषपूर्ण आचरण करके उसके पति और ससुर के द्वारा लगभग उनके अकाउंट से 1 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास जो उनके खाते में था उनको छल और बेईमानीपूर्वक अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जिनके द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर अपराध विवेचना में लिया गया है पंजीबद्ध कर। महिला राधिका गुप्ता अपने पति और ससुर से विवाद होने के बाद से पिछले 11 महीने से अंबिकापुर स्थित अपने मायके में रह रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 24 नवंबर 2007 को रायपुर के अवंती विहार निवासी एल्यूमिनियम कारोबारी पवन गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता से हुई थी। पुलिस धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
बढ़ेगी आगे। रायपुर पुलिस ने मुजगहन थाना क्षेत्र के डूंडा स्थित एक्सिस बैंक में हुए 16 करोड़ 40 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लक्ष्मण गुर्जर राजस्थान के राजसमंद जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ज्वेलरी दुकान चलाता है और मुख्य आरोपी के गांव का ही है। वहीं आरोपियों ने लक्ष्मण के बैंक खाते में 3 करोड़ 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, जिस रकम से लक्ष्मण ने 6 किलो सोना अपने नाम से खरीदकर हरीश गुर्जर को दिया था, जिसके एवज में उसे 1,90,000 रुपए कमीशन के रूप में मिले। वहीं प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लक्ष्मण गुर्जर करके एक आरोपी है जो कि बेसिकली राजस्थान के राजसमंद जिला का रहने वाला है और वर्तमान में नवी मुंबई में रह रहा था। इसके जो खाता है उसमें लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना पाया गया था। इसको विधिवत गिरफ्तार करके मुंबई से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लाने में सफलता मिला है और प्रकरण में इसको गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड में भेजा गया। इधर रीवा में कोर्ट के आदेश के बाद एसडीओपी, टीआई, एसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला गुड़ थाना क्षेत्र का है। इन पुलिसकर्मियों पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि 13 मई 2018 को बिना किसी बात के कार्रवाई का हवाला देकर इन पुलिसकर्मियों ने नहा रही महिला को उसी हालत में घसीटकर पीटा और उसे एक ही कपड़े के सहारे बिना महिला पुलिस की मौजूदगी के थाने लाया गया, जिस पर पीड़िता के साथ उसके गवाहों का बयान सुनकर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। विनोद सिंह टीआई, हरीश दुबे और जगदीश सिंह ठाकुर तीनों ने बाथरूम के में लात मारा और निर्वस्त्र वो महिला स्नान कर रही थी, उसको घसीट के बाहर लाए और गांव में जो उपस्थित जनता थी उन लोगों ने उसके ऊपर कपड़ा पर्दा डाला, चूंकि वो नग्न अवस्था में थी, डाला और बोले साहब इस तरह से बेशर्मी क्यों कर रहे हो। तो पुलिस वालों ने महिला को पकड़कर घसीटकर काफी मारपीट किया। जांजगीर चांपा में नाबालिग लड़की से शादी की जिद कर टावर पर चढ़ने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। वहीं उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि गुरुवार को आरोपी आकाश मोबाइल टावर पर चढ़कर लगभग 4 घंटे तक उसने ड्रामा किया था। नाबालिग युवती ने शिकायत इसके बाद दर्ज करवाई कि वो स्कूल आते जाते छेड़खानी किया करता था। वहीं युवती ने जब मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी युवक ने दी थी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तीसरे दिन राहुल गांधी ने ओंकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और नर्मदा आरती में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ पूरे रास्ते भर मौजूद रहे। वहीं प्रियंका गांधी भी सपरिवार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बढ़ेंगे आगे। डिंडौरी में बच्चे का नाम रखा गया पेसा। सीएम शिवराज ने बच्चे का नामकरण किया है, बता दें। वहीं किसान त्र्यंब केशव सिंह के बेटे का नामकरण पेसा के रूप में किया गया। पेसा एक्ट लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया है। गुरैया गांव में सीएम शिवराज सिंह चौहान अभियान के तहत पहुंचे थे और इसी दौरान देखिए तस्वीर भी देखिए आप उस बच्चे की जिसका नाम पेसा रखा गया है। तो डिंडौरी ग्राम की ये तस्वीर है जहां पर एक बच्चे का नामकरण आज हुआ है। आपको बता दें कि पेसा कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर इस एक्ट को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जब वो डिंडौरी पहुंचे तो यहाँ पर एक बच्चे का नामकरण उन्होंने मंच से किया और उसका नाम पेसा रखा। और इसी अच्छी तस्वीर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।